इन द लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा तो वी सॉ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और अगर आपको याद है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वी फाउंड आउट द पोजीशंस ऑफ bright and dark bands, and these positions of bright and dark band were measured from the center of the screen. तो अगर आपको याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था, वन सोर्स ऑफ लाइट S, देन एज द नेम सेज ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यू हैव टू स्लिट्स हियर. तो व्हाट वी डू इज वी हैव टू स्लिट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंसेस from the source S, and the light from these two slits S1 and S2 falls on screen, and then you get interference pattern on the screen. S1 और S2 से जो point equidistant है, that is center of the screen O, और आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्रीन का सेंटर लोकेट करने के लिए what we did was the line joining S1 and S2, इसका एक perpendicular bisector draw किया था. Then ये point O जो है which is center of the screen will always appear bright, क्योंकि S1O और S2O this will be equal distance. Then we took some other point P on the screen at a distance X from the center. हमें ये P पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है, ये लोकेट कर ये पता करना था. तो आपको पता है ब्राइट या डार्क मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस. मतलब अल्टीमेटली हमें S2P माइनस S1P फाइंड करना था. देन टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस S2P माइनस S1P, मतलब व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, हम S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द स्क्रीन, and we call this point as M1, and S2 से हमने एक perpendicular ड्रॉ किया था on screen, and we called this point as M2. तो ये point आ गया M2. Also what we know is S1 to S2 ये जो दो slits है इसका distance है small d. Then this distance will become d by 2, and also this distance is d by 2. स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस था कैपिटल D, तो स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस वाज कैपिटल D. एंड टू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए थे. देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैड S2 या फिर S1P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X माइनस D बाई 2 का स्क्वायर, एंड S2P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X प्लस D बाई 2 का स्क्वायर. देन वी सबट्रैक्टेड दीज टू S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 2XD. Okay, we will not go into complete derivation. Only thing is कि हमको ये डिस्टेंस x पता होना चाहिए जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. So just to recall, because you will see कि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है. तो not to get confused, क्योंकि अगला टॉपिक जो है जहां पे हमको फ्रिंज का विड्थ फाइंड करना है, उसमें आपको x फॉर कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट बैंड एंड x फॉर डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क बैंड अच्छे से पता होना चाहिए. Even if you make a small mistake, you are done, खत्म. क्योंकि डायमेंशनली सही होगा लेकिन फॉर्मूला गलत लिखा होगा. So you need to know exactly at least steps. तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Then you write this as S2P minus S1P, S2P plus S1P, and this is equal to 2XD. Okay. So then you have S2P minus S1P equal to 2XD upon S2P plus S1P. ये जो S2P minus S1P है ये है पाथ डिफरेंस डेल्टा. एंड ऑन द राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आपके पास है S2P plus S1P,
देन आई टोल्ड यू कि जो डिस्टेंस S2P या ये डिस्टेंस S1P है, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी कैपिटल D। तो नीचे आ जाएगा D प्लस D, दैट इज 2D। तो पार्ट डिफरेंस आपको मिल गया x स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो पॉइंट नंबर 1, पाथ डिफरेंस में स्मॉल d ऊपर है, कैपिटल D नीचे है। क्योंकि अगर उल्टा लिख देते, कैपिटल D बाय स्मॉल d लिख देते, तो डायमेंशनली तो करेक्ट था, लेकिन फॉर्मूला इज रॉन्ग। ओके, देन अगर आपको ब्राइट बैंड्स को लोकेट करना है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हुआ, अगर आपको वो देखना है, तो यू से कि ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, इट शुड बी n लैम्डा, और पाथ डिफरेंस x स्मॉल d बाय कैपिटल D इज n लैम्डा। तो x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और ये x, ये है xn। n क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्राइट बैंड बने थे। तो कौन से ऑर्डर का ब्राइट बैंड है? फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू नो। तो याद रखना, पाथ डिफरेंस में स्मॉल d ऊपर होता है, कैपिटल D नीचे, और पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड में कैपिटल D ऊपर होता है, स्मॉल d नीचे। सो दिस आर द पोजीशंस ऑफ ब्राइट बैंड्स। सिमिलरली डार्क बैंड लोकेट करने के लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां कहां पे हो रहा है, ये लोकेट करने के लिए व्हाट वी डिड वाज, ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है, इट इज 2m minus 1 lambda by 2, and this delta you already know is xd by small d, so it was xd by small d, करेक्ट? सही है? हाँ, xd बाय कैपिटल D। ओके, मैं बोलते वक्त स्मॉल बोल रहा हूँ, लिखते वक्त कैपिटल लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो xd बाय कैपिटल D इट शुड बी इक्वल टू 2m minus 1 lambda by 2। फिर आपको यहां से x मिल गया, 2m minus 1 lambda कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, xm। ये mth डार्क बैंड का लोकेशन था। ओके, तो अब अगला टॉपिक जो हमको देखना है, उसके लिए आपको xn n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d और xm 2m minus 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिंज विड्थ। इसको बैंड विड्थ भी बोलते हैं, इसको फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, बट मोस्ट जनरली इट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। तो what do we mean by fringe width? तो सबसे पहले you need to know that interference pattern so obtained is in the form of fringes, bands, alternate bright and dark bands। तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो interference pattern है, it is in the form of bright and dark bands। तो if you remember, center of the screen was always bright। तो आपके पास सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो रहेगा वो हमेशा ही ब्राइट होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो दिस इज सेंटर, मान लो दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जस्ट अ मिनट, यस। देन you have dark band, then you have bright band। I just want to be little specific, तो मुझे exact order में चाहिए, तो just a minute। Good। Then you have something like this, bright dark, so on so forth। ऐसा आपको मिलेगा पैटर्न। अब it is very important to draw bright and dark bands of the same width। हम ये बाद में प्रूव भी करेंगे कि सेम विड्थ होता है, ब्राइट और डार्क का सेम विड्थ होता है, हम प्रूव करेंगे। देन once you have this, let us mark the center of the screen। तो ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, अब अगर आपको डार्क बैंड का विड्थ निकालना है, तो डार्क बैंड, कोई भी डार्क बैंड अगर आप देखोगे, जैसे ये है फर्स्ट डार्क बैंड, ये है सेकंड डार्क बैंड, राइट? तो कोई भी डार्क बैंड अगर आप देखोगे तो इट इज बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स। So this is like a sandwich, you know, sandwich, two pieces of bread and you put something inside, that is called as sandwich।
ओके, सो एनी डार्क बैंड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स। तो अब हमको पता है वैसे, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दिस इज सेकेंड ब्राइट, राइट? ओके, तो थर्ड डार्क बैंड विल बी बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क विल बी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। वेरी गुड। तो इन जनरल इफ आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आई हैव अ स्मॉल स्क्रीन, बट ऐसे बहुत सारे आपको बैंड्स मिलेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि ये nth ब्राइट है, तो ये n+1 होगा, क्योंकि मैंने अभी भी बोला सेकेंड डार्क इज बिटवीन फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड, third dark will be between second and third, right? And you see second bright, second dark is between first bright, ये zeroth order bright है, agree? center है zeroth order, ये first है, ये second है, तो second dark is between 1 and 2, first and second bright, third dark will be between second and third bright, fourth dark will be between third and fourth. So anyways, any dark band here will be between n and n+1. Good, right? तो n and n+1 क्यों लिया? क्योंकि जैसे 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, तो n and n+1 के बीच में होगा एक डार्क बैंड। फॉर द टाइम बिंग वी डोंट केयर कि n और n+1 में कौन से नंबर का डार्क है, वी डोंट केयर फॉर द टाइम बिंग, हमको वैसे पता है ये था सेकेंड डार्क, तो पहले और दूसरे ब्राइट में है सेकेंड डार्क, तो दूसरे और तीसरे में थर्ड डार्क, n और n+1 में n+1 डार्क। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें सिर्फ फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो वी डोंट केयर रियली, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एक डार्क बैंड ये दो ब्राइट के बीच में है। क्लियर? अब let us find out fringe width of dark band first. So fringe width of dark band, fringe width of dark band, for example, going back to school, not going back to school, I mean going back to school level mathematics, अगर मेरे पास A पॉइंट है और मेरे पास B पॉइंट है, B का डिस्टेंस है ओरिजिन से x2 और A का डिस्टेंस है x1। If I ask you to find out distance between A and B, क्या करोगे? x2 minus x1। Very good, excellent, excellent। अब if I ask you to find out the width of dark band, तो डार्क बैंड n+1 और nth ब्राइट बैंड के बीच में है, राइट? तो सबसे पहले you need to define what do you mean by fringe width. So what is fringe width? What is fringe width? फिर हम बाद में आएंगे डेरिवेशन में। What is fringe width? How will you define? कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? दो तरीके हैं। एक, you will say the width of bright or dark fringe in an interference pattern is called as fringe width. Number 2, ऐसा भी बोल सकते हो, the distance between centers of two consecutive bright bands or the centers of two consecutive dark bands is called as fringe width. जब दो consecutive bright bands का center to center distance measure करोगे तो किसका width मिलेगा? डार्क का। जब दो डार्क का center to center distance measure करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राइट का। गुड गुड, आई नो देयर शुड बी सम कंफ्यूजन, होना चाहिए, मैं आऊंगा उस पे, क्योंकि आई जस्ट सेड फ्रिंज विड्थ मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट बैंड का वेट, मतलब मैंने तो यहां से यहां तक मेजर करना चाहिए ना, तो व्हाई आई एम मेजरिंग फ्रॉम सेंटर टू सेंटर? दिस इज अ नॉर्मल कंफ्यूजन। देखो वापस बता रहा हूं एक मिनट, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। इंटरफेरेंस पैटर्न लुक्स लाइक इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ क्या क्या है वहां पे? ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स। ये जो ब्राइट या डार्क बैंड है इसको फ्रिंज भी बोलते हैं। तो अगर आप ब्राइट या डार्क बैंड का विड्थ फाइंड करते हो तो आप फाइंड कर रहे हो फ्रिंज विड्थ, करेक्ट? नाउ अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करता हूं, मान लो मुझे ब्राइट का विड्थ फाइंड करना है,
तो जहां पे डार्क खत्म हुआ और जहां पे अगला डार्क शुरू हुआ, इतना डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए. दिस इज फ्रिंज विड्थ. बट आई जस्ट सेड कि द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड, सेंटर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड, सेंटर मतलब यहां से तो यहां, मुझे मेजर क्या करना था, मुझे मेजर करना था कि जहां पे ब्राइट सॉरी डार्क खत्म हुआ, मतलब जहां से ब्राइट स्टार्ट हुआ और जहां पे नेक्स्ट डार्क स्टार्ट हुआ, ये डिस्टेंस मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. राइट, इट इज द सेम थिंग. व्हाई इट इज द सेम थिंग? नॉट हाफ. Okay, you are also correct, but in reality the thing is it is not half. Why? देखो आइडिया ऐसा है, ये जो फ्रिंजेस आप देख रहे हो, ये मैंने इसको थोड़ा साइज में बड़ा दिखाया है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं थोड़ा सा इसका साइज मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं. बट रियलिटी में जो पैटर्न बनता है, इन रियलिटी द पैटर्न दैट यू गेट इज समथिंग लाइक दिस. Okay, so it is very, I mean the width is very thin. तो ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा आपके पास, something like this, right? तो अब bright then dark. अब इतना थिन पैटर्न है, इस केस में अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी मेजर करते हो, तो that is nothing but roughly it is width of the fringe. If you don't get the idea, I'll tell you again. हमें क्या करना है हमें फ्रिंज का विड्थ निकालना है, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो. तो आइडियली हमने क्या करना चाहिए, आइडियली हमने ऐसा डिफाइन करना चाहिए that the width of any fringe in interference pattern is fringe width. Right? Correct? And how do we define this in an alternate way? हम बोलते हैं the distance between centers of consecutive एक के बाद एक dark band और the distance between centers of consecutive bright band is fringe width. तो दोनों ही definitions are accepted. क्यों? Number one, इन रियलिटी आपको डिस्टेंस मेजर करना चाहिए. अगर ब्राइट का मेजर करना है विड्थ, तो जहां डार्क खत्म हुआ और जहां नेक्स्ट डार्क स्टार्ट हुआ, ये डिस्टेंस मेजर करना चाहिए. राइट, दिस इज व्हाट विल गिव यू फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट. अब डार्क के लिए जहां पे ब्राइट खत्म हुआ, जहां पे अगला ब्राइट स्टार्ट हुआ, दिस शुड गिव यू विड्थ ऑफ डार्क. बट बाय डेफिनेशन ऑफ योर बुक, which I do not really prefer, but वैसा बोलते हैं, the distance between center of two consecutive dark bands or two consecutive bright bands is fringe width. मतलब center of dark, अगला dark का center, right? या फिर bright का center और अगले bright का center, this is fringe width, right? अब ये कौन से context में सही हो सकता है? It is correct, but under assumption, and that assumption is ये जो फ्रिंज आप देखते हो, दिस फ्रिंजेस सो ऑब्टेन्ड, ये जो हमको फ्रिंजेस मिले, दे आर एक्चुअली वेरी लेस विड्थ. क्योंकि जब लेस विड्थ के फ्रिंजेस लोगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ओनली इन दिस केस, अब ऐसे केसेस में जब फ्रिंज विड्थ बहुत ही कम है, ओनली इन सच केसेस व्हाट विल हैपन इज, ऐसे केसेस में क्या होगा कि आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करो, या फिर जहां पे एक फ्रिंज खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है उसका मेजर करो, इट टर्न्स आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम, है ना? एग्जैक्टली बोले से अप्रोक्सीमेटली द सेम. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव centers of two consecutive dark bands as fringe width, or if you say width of bright band, एक ही बात है. तो we will first define this. थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा. This topic is something that you will have to imagine. तो first of all let us define fringe width. तो fringe width होता क्या है? So width of a bright
or dark band in an interference pattern is called as fringe width. Is called as fringe width. Or you have alternate definition also. Alternatively, you can define or the centers, the distance between centers, the distance between centers of two consecutive, successive. So this is important. You can write consecutive or successive between the distance between centers of two successive bright और डार्क बैंड्स. और लिखना यहाँ पे अगर आपने एंड लिख दिया तो खत्म. इफ यू राइट डाउन एंड मतलब आप बोल रहे हो यहां से यहां. ओके, डू नॉट से दैट. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or dark bands. Bright or dark bands. And I will prefer that you write the first statement. So the distance between centers of two successive bright or dark bands in an interference pattern is called as fringe width. Book to book definitions will change. So let us now find out fringe width of dark band. आपको dark का find करना है, पहले bright का find करना, doesn't matter. You can do any of these. So you can find out fringe width of bright first, चलेगा. Dark first, चलेगा. Doesn't matter. Fringe width of dark band. So how will you find out fringe width of dark band? Dark band is between two brights, right? तो n और n+1 bright के बीच में है एक dark. So do you know what was xn? N lambda capital D by small d. That is why we revised it. So we know that nth bright band is formed at xn equal to n lambda capital D by small d. Similarly, ये जो nth ब्राइट बैंड है तो n+1 कहां बनेगा? सिर्फ n की जगह पे डालोगे n+1. सिमिलरली n+1 bright band is formed at xn+1, which is n+1 lambda capital D by small d. करेक्ट, राइट. तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, तो आपने बोला x2 minus x1. अब मुझे अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है xn+1 minus xn, सिंपल, xn+1 minus xn. तो फाइंड आउट डिस्टेंस मतलब टू फाइंड आउट width. So fringe width of dark band is, dark के लिए मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं x dash. तो एज यू जस्ट सेड, दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x2 minus x1, तो यहाँ पे xn+1 minus xn. सिंपल. What was xn+1? n+1 lambda capital D by small d. और xn कितना है? n lambda capital D by small d. तो now what you can do is, इन दोनों में से lambda d by d कॉमन निकाल लो, lambda capital D by small d कॉमन निकाल लो. ओके, so this is n+1 minus n, कैंसिल और कैंसिल. तो आपको मिल गया fringe width
of dark fringe lambda capital D by small d. Check number 1. Fringe width मतलब distance, तो dimension should be of distance. Wavelength is length मतलब meter. Distance between screen and the source is distance meter. Distance between the two slits is meter. एक मीटर गया, ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो मीटर बचा, तो डिस्टेंस है, करेक्ट है. कंफ्यूजन कहां होता है? स्मॉल डी और कैपिटल डी में. उल्टा लिख दिया तो गए. रिमेंबर दिस. ऊपर कैपिटल डी चाहिए, नीचे स्मॉल डी चाहिए. उल्टा लिखा, गए. यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर्स. तो ये था आपका फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड. अल्टरनेटिवली अगर आपको फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड आपको निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये जो आपके पास डार्क बैंड है, दैट इज mth डार्क बैंड. ओके, और ये जो है ये m+1 है. तो अगर आपको ब्राइट का विड्थ निकालना है, तो आपको xm और xm+1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब xm+1 माइनस xm करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू यस्टरडे इन द लास्ट सेशन दैट अगर आपको ब्राइट का विड्थ निकालना है तो कंडीशंस डार्क की लगेगी, और अगर डार्क का विड्थ निकालना है तो कंडीशंस ब्राइट की लगेगी. गुड. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड, fringe width of bright band similar lines पे you will have to write down. We know that. What do you know? जैसे यहाँ पे लिखा, we know that nth dark bright band is formed at, तो यहाँ पे भी बोलेंगे we know that mth dark band, we know that nth dark band is formed at xm. Do you remember this? 2m minus 1 lambda capital D by 2 times of small d. Okay. Similarly m+1 dark band is formed at क्या करोगे? xm+1. ऊपर के इक्वेशन में जहां पे m है वहां डालोगे m+1. तो 2m था तो 2m+1 और -1 as it is -1 lambda d by 2d. करेक्ट. देन इसको सॉल्व करो, यह आएगा 2m+2 -1 lambda d by 2d. राइट. तो this is equal to 2m+1. तो xm+1 is 2m+1 lambda d by 2d. Therefore, fringe width of bright band. So you can further explain. Any bright band is between these two successive dark band. So fringe width of bright band is xm+1 minus xm. right? तो सिंपल है. और ये जो हमने लिखा xm+1 minus x, दिस इज फ्रिंज विड्थ, जैसे यहाँ पे बताया था. हाँ, तो दिस इज फ्रिंज विड्थ. अब फिर इतना ही है कि मैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को डिनोट करूंगा कैपिटल X से. तो दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2m+1 लैम्डा कैपिटल D by 2d, और ये है आपके पास 2m minus 1 lambda capital D by 2 times of small d. Good. So this is what you have. Simple, extremely simple. इसमें से
लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी निकाल लो कॉमन, लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी कॉमन, दिस इज 2m प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1, तो 2m और 2m हो गया कैंसल, तो लैम्बडा डी बाय 2d इंटू 2 है ना, लैम्बडा डी बाय 2d 1 प्लस 1 इज 2, so you will have this will be equal to lambda d by 2d into 2, ये भी हो गया कैंसल, तो x आपको मिल जाएगा lambda d by x आपको मिल जाएगा lambda कैपिटल D by स्मॉल d। और लेकिन डार्क बैंड का भी तो यही विड्थ था, lambda कैपिटल D by स्मॉल d, मतलब you have shown that bright and dark bands have same equal fringe width, so that is why you see I was always showing bright and dark of same width. Okay, so let us call this as equation number 1 and this as equation number 2, lambda d by d. Okay, तो इसको equation number 2 बोल देंगे। Therefore from 1 and 2 x dash is equal to x, which means this implies that fringe width of dark bands and bright bands are equal, तो ये इक्वल विड्थ के है। गुड, राइट, क्लियर, इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड वेरी इजी, यहां तक क्लियर। नाउ गोइंग बैक टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड गोइंग बैक टू कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, पहला ही कंडीशन था स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का, टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, और मैंने वहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, आई टोल्ड यू दैट टू हैव टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट द टू सोर्सेज मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, राइट। तो यहाँ पे भी वही किया है, एक ही सोर्स लिया है S और हमने दो स्लिट्स रख दिए, तो जो लाइट S से पास होगा वो S1 से भी होगा और वो S2 से भी होगा, मतलब S1 एंड S2 बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, तो इसका मतलब द वेवलेंथ विल बी सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, और अगर S में कुछ भी चेंज हुआ तो सेम चेंज विल ऑकर एट S1 एंड S2, द सेम change in phase will be produced simultaneously at S1 and S2, मतलब the waves coming from S1 and S2 will always have constant phase difference. So to have two coherent sources, the two sources must be derived from the same single source, and in Young's double slit experiment we derive these two sources from with the help of two slits, है ना, दो छोटे छोटे नैरो स्लिट्स लग दिए, so that is something that you need to know। सिर्फ ऐसा नहीं है कि you can only make coherent sources only with the help of two slits, there are different methods, so let us look at methods for obtaining coherent sources। हमेशा दो स्लिट्स से ही बनेगा वैसा नहीं है, there are different methods, so methods for obtaining coherent sources। Obviously आपको एक मेथड पता ही है, so I'll not write down in detail, what we know is in Young's double slit experiment we obtain the two coherent sources with the help of two slits kept at equal distance from source S, monochromatic source S, right, तो वो था मेथड नंबर 1। so to obtain coherent sources two slits can be used which should be kept at equal distance from a source, from primary source। मेथड नंबर 2, ओके, यहां पर मैं इसको मेथड नंबर 1 बोल रहा हूं बिकॉज स्लिट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी ऑलरेडी नो दिस। तो नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज लॉयड्स मिरर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉयड्स मिरर, इंटरेस्टिंग एंड सिंपल अगेन, दिस इज लॉयड्स मिरर। इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट डू दे डू इज
फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल टेक अ स्क्रीन, यहां पे एक स्क्रीन है और here this screen is kept perpendicular to a mirror. So this screen is kept perpendicular to a mirror. यहाँ पे एक mirror है, something like this. Okay, so this over here is a mirror. Then थोड़ा इसका thickness बढ़ा देता हूँ मैं mirror का, so that it should look like a mirror. So you have a mirror. Okay, let's say this is a mirror. मान लो अभी mirror है, let us assume this is a mirror, and this is screen. Ultimately याद रखना, coherent sources अगर आपको चाहिए तो idea is the same. They should be derived from same single source. चाहे 2 स्लिट रखो, चाहे एक मिरर लो, इसको लॉयड मिरर बोलते हैं by the way. Then इस मिरर को लॉयड मिरर बोलते हैं. Then what you do is, आपके पास एक रियल सोर्स है, you have a real source, let us say S kept here. इसको मैं S1 बोल देता हूं, तो S1 here is real source. According to notation of the book, they don't use S1 S2, they just call this as real source. तो I'll call this as real source. तो ये एक real source है RS, and this real source is kept in such a way that the rays coming from this real source, they reach the mirror grazing. You know what is grazing? I told you once, grazing, it just touches. मतलब जो रेज आएंगे तो इन रियलिटी होना क्या चाहिए, इन रियलिटी ये बहुत पास होना चाहिए, so that the rays go touching something like this, है ना, राइट? पर अगर मैं ऐसा दिखाने गया तो मैं कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाऊंगा. तो द आइडिया इज, इन रियलिटी ये जो रियल सोर्स है, इसमें से जो वेव्स है, दे शुड बी ग्रेजिंग टू द मिरर, राइट? बट आई कीप इट somewhere over here so that you understand, क्योंकि रे डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा अदरवाइज. तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो सोर्स है, इस सोर्स में से जो वेव्स निकलेंगे, एक तो वो वेव्स डायरेक्टली भी स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं. सो द waves coming from real source can directly reach the screen. So I will show such rays in blue lines. So blue line matlab the rays from the real source are directly reaching the screen. So blue matlab समझ लेना, these are the rays, waves directly reaching the screen. Directly. Source directly screen पे. Interference के लिए what you should have is two sources, correct? Light from two sources should reach the screen. एक सिंगल सोर्स से काम नहीं होता है. इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन होना चाहिए, सुपरपोजिशन के लिए 2 वेव होने चाहिए. ये तो सिंगल सोर्स से वेव आया. दूसरा, अब ऐसा भी होगा, ये जो रेज यहां से निकल रहे हैं रियल सोर्स से, दे विल फॉल ऑन द मिरर, राइट? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल रीच द screen. So this is also possible that the rays, the one that I have shown in red color, they reach the screen after reflecting from the mirror, correct? अब होगा क्या, थोड़ा सा मुझे डायग्राम को चेंज करना है, just to have, just for the sake of understanding. See what happens. Rays, waves from real source fall on the mirror and after reflection they reach the screen. Okay, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, doesn't matter. So this is what is happening. In reality, what is happening is, हो क्या रहा है, ये जो रेड कलर के वेव्स है, रेज है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या दिखेगा, हमको ऐसा अपीयर होता है, अपरेंट अपीयर होता है कि ये जो रेज है, दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सम सोर्स बिहाइंड द मिरर. तो इट अपीयर्स टू अस कि ये जो रेड कलर में जो रेज है, दे आर कमिंग फ्रॉम सम सोर्स. ये सोर्स हो गया वर्चुअल सोर्स, राइट?
सोर्स कितने थे हमारे पास? एक था, सिंगल सोर्स था, उसको क्या बोला आपने? रियल सोर्स। तो रियल सोर्स से वेव्स डायरेक्टली भी स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद भी स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं। तो द वेव्स दैट आर गोइंग डायरेक्टली, आई कैन शो इट लाइक दिस, एंड द वन दे आर गोइंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे आर ट्रेवलिंग लाइक दिस। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको अगर आप पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हो, तो हमको ऐसा अपीयर होता है दैट द रेज और वेव्स आर कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स। पर वहां सोर्स था क्या? नहीं था। इसके इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल सोर्स, राइट? तो रियल सोर्स से जो वेव आ रहा है और वर्चुअल सोर्स से जो वेव आ रहा है, दे मेक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, राइट? क्लियर? और क्योंकि ये वर्चुअल सोर्स भी सेम सोर्स से डिराइव हुआ, तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट रियल सोर्स का था, वही वेवलेंथ ऑफ लाइट वर्चुअल सोर्स का होगा, करेक्ट? तो दीज टू सोर्सेस विल बी कोहेरेंट, राइट? जो भी फेज चेंज रियल सोर्स में होगा, वही फेज चेंज वर्चुअल में होगा। तो कोहेरेंट के दो कंडीशंस थे, इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब इक्वल वेवलेंथ, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और जैसे यहां पे आपने दो स्लिट यूज करके किया था, यहां पे आप एक मिरर यूज करके दो सोर्सेस बना रहे हो, वर्चुअल सोर्स एंड वन रियल सोर्स, एंड दीज टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस। तो दिस इज मेथड नंबर 1। आई विल नॉट राइट डाउन थ्योरी हियर, बट आई विल गिव यू नोट्स। तो उसमें सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ओके, ये ब्लू कलर्ड लाइंस का मतलब क्या, रेड कलर्ड लाइंस का मतलब क्या। रेड कलर लाइंस, देखो थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। आप बोलोगे ओ ब्लू कलर मतलब वेवलेंथ इज ब्लू, रेड कलर मतलब वेवलेंथ, ऐसा कुछ नहीं। इट इज जस्ट टू टेल यू कि जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रहा है, और जो ब्लू कलर के लाइंस ड्रॉ किए हैं सेम वेवलेंथ है, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू द स्क्रीन। इट हैज नथिंग टू डू विथ वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द सेम, ओके, इज द सेम। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं सारे के सारे रेज को सेम कलर का दिखा दूं, आई कुड हैव शोन दिस आल्सो, ऐसा, फिर यहां से ऐसा, और फिर यहां से भी ऐसा रिफ्लेक्ट होके गया, देन इट वुड हैव क्रिएटेड अ मेस। समझ में नहीं आएगा कौन सा कहां से आ रहा है, राइट? दैट इज व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग टू डिफरेंट कलर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सा डायरेक्ट जा रहा है और कौन सा रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहा है। वेवलेंथ सेम है, और ये सोर्स जो है रियल सोर्स, ये मोनोक्रोमैटिक है। सो टू रिड्यूस लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, मैं जो एरोज है वो लगा देता हूं येलो कलर के, मतलब यहां पे मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे जो वेव्स है, दे हैव द सेम वेवलेंथ। गुड, ओके। देन नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1 was using two slits. Method number 2 was using a mirror, Lloyd's mirror. Method number 3, यहाँ पे 2 मतलब is biprism, Fresnel's biprism, Fresnel biprism. Biprism वर्ड में ही है, बाय मतलब टू, राइट? अब सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस दिस मेथड, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म 11th में किया होगा, try to explain. You are right. Pyramid shape, a triangular shaped transparent glass slab, triangular shaped transparent glass slab, लेकिन दो ही साइड ट्रायंगल होते हैं, 3 रेक्टेंगल होते हैं, है ना? हम बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप क्योंकि हम फेस को देख रहे हैं, उसके एक फेस को, क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं। तो यू शुड नो प्रिज्म इज नथिंग बट इट इज triangular shaped transparent glass slab with 2 sides as triangle and 3 sides as rectangle, ऐसा होता है। तो एक ये जो साइड फेस है दैट इज रेक्टेंगल, एक उस साइड का फेस रेक्टेंगल, एक बेस इज रेक्टेंगल, और 2 फेसेस आर ट्रायंगल। गुड, देन आई एम जस्ट गोइंग टू सम बेसिक्स, यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू शुड नो देयर आर 2 फेसेस
जहां पे आप लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, those are called as refracting surfaces, क्योंकि रिफ्रैक्शन, whenever light will be incident on that face it will go inside जाना मतलब रिफ्रैक्शन होगा, लाइट विल बेंड। तो ये जो रेक्टेंगुलर फेस है बाहर के साइड का और रेक्टेंगुलर फेस है अंदर के साइड का, these are refracting surfaces। so ये वाला साइड और उस साइड, these are refracting surfaces, refracting surfaces of a prism, ये दोनों। ओके फिर ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो एंगल बनता है उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। देन ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को एक लाइन में ज्वाइन किया है, एज, ये इस एज ने क्या किया, इस एज ने दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ज्वाइन किया, या फिर बोल सकते हो द लाइन वेयर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मीट, right, or the edge joining the two refracting surfaces is called as refracting edge। तो ये जो लाइन है, ये जो साइड है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में कॉमन है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ज्वाइन कर रहा है उसको बोलते हो रिफ्रैक्टिंग एज। क्लियर? रिफ्रैक्टिंग एज क्या, अपोजिट साइड is called as base of the prism, करेक्ट? अगर आप रिफ्रैक्टिंग एज को परपेंडिकुलरली चॉप करते हो, परपेंडिकुलरली काटते हो, मतलब इफ आई कट इट along let us say this line, ऐसा काट लिया, चॉप किया, तो what you will see, ऐसा अगर आपने काटा है तो what you will see only triangle। जैसे वायर का, सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है, वैसे इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल होता है। इसको बोलते हो प्रिंसिपल सेक्शन। सो दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, राइट? यहां तक क्लियर? अब हमारा इंटरेस्ट है प्रिंसिपल सेक्शन में, और प्रिंसिपल सेक्शन में ये था रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? अब ऐसे भी प्रिज्म हो सकते हैं जो राइट एंगल्ड हो, मतलब एक एंगल राइट एंगल है, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रिज्म समथिंग लाइक दिस, एक राइट एंगल है उसमें, दिस इज ऑल्सो प्रिज्म, हो सकता है, करेक्ट? अब जिस प्रिज्म के केस में ये एंगल, बाय द वे ये एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे आ गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, जिस प्रिज्म में ये एंगल बहुत छोटा हो, a prism with very small refracting angle or very small angle of prism, they are called as thin prism. Thin prism is a prism with very small less than 10 degree angle, they are called as thin prism। अब ऐसा है तो यहां पे भी thin prism हो सकता है, तो even a right angle prism can be a thin prism। तो ये जो राइट एंगल प्रिज्म है, इट कैन ऑल्सो बी अ थिन प्रिज्म, राइट? ऐसा हो सकता है। तो यू हैव अ थिन प्रिज्म, दिस इज अ थिन प्रिज्म, राइट? रिमेंबर ये एंगल था रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये था बेस, राइट? ये नीचे वाला बेस है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल का अपोजिट साइड बेस होता है प्रिज्म का, तो दिस इज बेस। हमारे पास क्या था, बाय प्रिज्म, मतलब दो प्रिज्म, तो मेरे पास ऐसे दो प्रिज्म हैं, राइट? इन दो प्रिज्म को मैंने बेस टू बेस कर लिया ज्वाइन। तो इफ आई पुट दिस टू प्रिज्म, सॉरी फॉर दिस, मेरे पास दो प्रिज्म थे, मैंने दो प्रिज्म को बेस टू बेस ज्वाइन कर लिया, तो आई एम कनेक्टिंग दीज टू थिन right angled prism base to base, it becomes a biprism, okay? तो ये जो है ये है biprism, और ये biprism का बेस है, दोनों बेस टू बेस ज्वाइन किया है, क्लियर? ओके, गुड, समझा यहां तक? तो biprism क्यों बोला, यू हैव टू थिन
two thin right angled prisms joined base to base. Okay, it will look like a single prism but there are two prisms. तो ये जो दो प्रिज्म है तो उसका अपर हाफ इज वन एंड लोअर हाफ इज अनदर प्रिज्म जॉइंट बेस टू बेस. क्लियर यहां तक? अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट होता है, this point where the two bases meet, this is called as vertex of prism, vertex of biprism. तो ये biprism का है vertex, vertex of biprism. This point is vertex of biprism. तो अगर दो थिन प्रिज्म आपने लिए और बेस टू बेस ज्वाइन किया, ये थोड़ा थिक बताया है मैंने जानबूझ के क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे रे डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग थिक. बट इन रियलिटी वो दिखेगा कैसा? ये एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं मैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर चाहिए. लेट्स से दिस इज द सेंटर दिखता है. यस, गुड, दिस इज द सेंटर. ओके, तो इन रियलिटी व्हाट विल हैपन इज फॉर टू थिन प्रिज्म्स के लिए रियलिटी में व्हाट यू विल गेट इज something like this. Very difficult to draw but I will give it an attempt. Something like this, ऐसा दिखेगा more or less. Two thin biprism, right? Correct. ये जो point था vertex, ये vertex point कहां पे आया? यहां पे आया, right? What is vertex angle? Roughly 180, right? So in a biprism the vertex angle is approximately, ये angle कितना है? Approximately 180. Good. अब how to obtain coherent sources using this? Easy and interesting. तो क्या करते हैं? वापस से सेम concept is the same. अगर आपको if you want to have coherent, the two sources must be derived from the same single source. So you have a same single source S kept at some distance from this biprism and vertex is facing the source, उल्टा नहीं, right? Good, करेक्ट दिया है आपकी बुक में. गुड, तो vertex यहां होना चाहिए. Then let us take a screen. और अगर आपको रिफ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आएगा ये जो रेज यहां से निकल रहे हैं, जो रे एज पे जाएगा, आफ्टर रीचिंग द एज, the rays from the source after reaching the edge वो directly ऐसा divert हो जाते हैं. Similarly, this side also, right? और जो what does prism do? Refraction. मतलब it bends the light. So when another ray of light goes here, the prism will do its job और of course यहाँ पे bending होगा. जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट पहुंचा बेंडिंग होगा, पर मैं दिखा नहीं रहा हूं बिकॉज स्पेस इज सो लेस. बट अल्टीमेटली नेट इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे एक बार बेंडिंग हुआ तो यहाँ पे एक बार बेंडिंग हुआ, ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरी बार बेंडिंग हुआ. मतलब रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल. ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, वापस से नॉर्मल है इधर, तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल. वेरी गुड. तो नेट इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट इज दिस. तो यहां पे ऐसा बेंड हो गया रे. पक्का? जो अभी भी नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, नो इश्यूज. मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करके बता देता हूं कि क्या अपर हाफ से क्या हो रहा है. अपर हाफ में क्या हुआ? अपर हाफ में ऐसा हुआ. और पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करो. यू शुड फर्स्ट शो नॉर्मल्स. ओके, तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, ये दूसरा नॉर्मल टू द सरफेस है. व्हाट विल हैपन इज, ये जो रे ऑफ लाइट आएगा समथिंग लाइक दिस. ओके, क्या हो रहा है? रेयर टू डेंसर, टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट? डेंसर टू रेयर, away from normal. हुआ क्या ऐसा इफेक्ट? यस, गुड. तो ये रे ऐसा गया, ऊपर का रे एज पे डायरेक्टली 90 डिग्री से टर्न मार लिया, वैसा होता ही हो. ये वापस यहां से भी होगा,
A ray from here will go like this, correct? तो ये जो सिंगल सोर्स से जो रेज थे बाय प्रिज्म से पास होने के बाद जब स्क्रीन पे आएंगे, दे विल मेक इंटरफेरेंस पैटर्न, right? So the rays from single source pass after passing through bioprism will make interference pattern on the screen, correct? लेकिन इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन थे? दो सोर्सेस। तो वापस से वही स्टोरी, व्हाट यू विल डू इज, आप बोलोगे अच्छा इस रे को थोड़ा बैक ट्रेस कर लेते हैं, देन इस रे को भी थोड़ा सा बैक ट्रेस कर लेते हैं, राइट? सिमिलरली ये जो रे है इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, राइट? हम ले तो नहीं सकते, हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको भी इमेजिन कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू सी, व्हाट इट अपीयर्स टू यू कि यहाँ पे दो डिफरेंट सोर्सेस से लाइट आ रहा है, वेयर एज इन रियलिटी सोर्स वाज वन। तो यहाँ पे दो वर्चुअल सोर्सेस है। सो इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म द रे from single source S after passing through bioprism produces interference pattern on the screen, but it appears to us that the rays are coming from two sources, one from the upper part, matlab one from the upper prism and other from the lower prism. These two sources S1 and S2 are virtual sources, and since they are derived from the same source, frequency is same and also phase is either constant or zero phase difference. So this is how you produce coherent sources using biprism, Fresnel's biprism. Okay, so that's it for today. We will start with diffraction in the next lecture.